हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल DNDI में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे डीएनए के रेप्लिकेशन की, कि यूकैरियोट्स कोशिकाओं के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जो नई पीढ़ी उत्पन्न होती है उसके अंदर माता पिता के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, जो लक्षण दिखते हैं माता पिता के उनके बच्चों के अंदर, पूरे लक्षण तो नहीं दिखते लेकिन कुछ लक्षण दिखते हैं, वो यानी आधे लक्षण, कम से कम 50% लक्षण बच्चों के अंदर माता पिता के दिखते हैं। तो वो 50% लक्षण डीएनए के थ्रू ही जाते हैं। उसी चीज़ को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लक्षण, आधे लक्षण माता पिता के बच्चों के अंदर जाते हैं और आधे नए लक्षण होते हैं। ठीक है, यानी डीएनए के अंदर ही कुछ होता होगा फ्रेंड्स। वही चीज़ को आज हम अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले से ये जान जाइए आपकी जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये होता क्या है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का शुद्ध मतलब होता है कि रेप्लिकेशन मीन्स होता है डुप्लीकेशन मीन्स होता है डुप्लीकेट, फोटोकॉपी, यानी डीएनए की फोटोकॉपी। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डीएनए अपने आप ही अपनी ही फोटोकॉपी बनाने लगता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो डीएनए है वो खुद ही अपने आप की फोटोकॉपी बनाता है। इसी को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन। किसके अंदर? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। प्रोकैरियोटिक में भी खैर यही होता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, आपको पता होना चाहिए। इसी के बेस पे आप डीएनए के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, आइए और थोड़ा आगे चलते हैं हम कि जो डीएनए होता है फ्रेंड्स, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ किस जगह होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए होता कहाँ है। तो आपकी जो कोशिकाएं होती है फ्रेंड्स, ये सेल होती है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो धागे जैसी संरचना होती है वो किसकी बनी होती है? वो गुणसूत्र, डीएनए की बनी होती है। जो गुणसूत्र होती है वो डीएनए के बना होता है। तो उसी डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा है? किसके अंदर हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। किसके अंदर? कोशिका नहीं बोलेंगे आप, न्यूक्लियस बोलेंगे, क्योंकि आपके पास और बेस्ट आंसर है क्या? न्यूक्लियस के अंदर डुप्लीकेशन होता है। तो आपने बोला कि डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और एक जगह होता है, जब अगर आपने डिवीज़न पढ़ा है, सेल डिवीज़न के बारे में, आपको पता होगा माइटोसिस मियोसिस की जो स्टेज शुरू होती है सेल साइकिल से। तो सेल साइकिल 3 स्टेज में पूरी होती थी। एक होता था G1 स्टेज, दूसरा S और तीसरा G2 स्टेज। एक ग्रोथ 1, ग्रोथ 2 और सिंथेसिस, यानी यहाँ डीएनए का संश्लेषण होता था। यहाँ पे ये एस फेज में जो सेल डिवीजन के, कोशिका विभाजन का जो एस फेज है, यहाँ पर भी डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। यानी डीएनए का डुप्लीकेशन 2 जगह होता है, पहला तो न्यूक्लियस के अंदर और दूसरा सेल डिवीजन के एस फेज के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अगली चीज़ आगे बढ़ते हैं हम। जो आपको पता होगा कि डीएनए की जो खोज हुई थी वो किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने 1953 के अंदर की थी। तो जो क्रिक नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने बाद में ये बताया कि जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो लगभग 3 विधियों से होता है। संभावनाएं जताई थी उन्होंने कि 3 विधियों से होता होगा डीएनए का रेप्लिकेशन। जो डीएनए का रेप्लिकेशन ये 3 विधियों से होता होगा। इन तीनों में से कोई एक ही विधि ऐसी होगी जो डीएनए के रेप्लिकेशन में सहायक होगी। ठीक है, केवल इन्होंने एक अनुमान दिया। इन्होंने कौन सा मेथड बताया? इन्होंने बताया कंजर्वेटिव मेथड या मॉडल आप बोल सकते हैं, डिस्पर्सिव मेथड और सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज ले लें कि कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है, डिस्पर्सिव क्या होता है और सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। देखिए, यहाँ पे आपको एक शब्द लिखा है एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, यानी ये दोनों मेथड तो जाहिर सी बात है एक्सेप्ट नहीं किया गया, और ये वाला एक्सेप्टेबल है। इसको आप छोड़ दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप एक इंस्ट्रक्शन लिखा है। जो ब्लू कलर का जो ब्लू कलर दिख रहा है वो आपके पेरेंटल डीएनए को बता रहा है, यानी वास्तविक डीएनए को, एक्चुअल डीएनए को बता रहा है। और जो रेड कलर से शो है वो आपके न्यू डीएनए, एक बाहर से कोई नया डीएनए आया है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, आप ये याद रख लेंगे। जो नया जो ब्लू कलर में है वो पेरेंट को, और जो रेड में है वो वास्तविक डीएनए को, मतलब जो बाहर से डीएनए आया है नया डीएनए को बता रहा है। तो आपको पता होगा ये डीएनए है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है। तो जब हमें डीएनए का डुप्लीकेशन करना होता है तो डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है वो किस फेज में होता है? वाई स्टेज में होता है। यानी जो यहाँ से जो स्टेज होती है ये खुल जाती है, यानी 2 भाग में बढ़ जाती है, सिंगल स्टैंड में, और बाहर से एक नया डीएनए आ जाता है। बाहर से क्या आता है? एक नया डीएनए आ जाता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा अपोजिट हो गया फ्रेंड्स, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे एक नया डीएनए आ जाता है बाहर से। जब ये नया डीएनए आता है तो ये वाई शेप्ड हो गया। ठीक है, वाई शेप्ड हो गया। अब इसी के बेस पे 3 तरह से, एक ये कंजर्वेटिव के लिए है, आपका कंजर्वेटिव मेथड है, ये आपका है डिस्पर्सिव मेथड, और ये आपका शो करता है किसको? सेमी कंजर्वेटिव मेथड को। ठीक है, तो कंजर्वेटिव मेथड कैसी है? तो कंजर्वेटिव मेथड का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो जिसमें पिता के गुणसूत्र, जो पिता के डीएनए होते हैं,
वो आपस में ही संरक्षित रहें और जो नए डीएनए हैं वो आपस में ही संरक्षित रहें, ताकि मतलब जो पिता का गुणसूत्र है वो ये मान लीजिए ये वाला पिता का गुणसूत्र है, ठीक है, और यानी जो दूसरा गुणसूत्र अपने मिला वो पिता का हो। कंजर्वेटिव मेथड का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव मेथड का सिंपल सा मीन्स है जो पिता का गुणसूत्र है वो पिता के गुणसूत्र से जुड़ा रहेगा और जो नया डीएनए बाहर से आएगा वो नए डीएनए से ही जुड़ेगा, ठीक है। ये कहने का मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो माता पिता के लक्षण सिर्फ माता पिता के अंदर सीमित रहें, बच्चों के अंदर ना जाएं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि माता पिता के लक्षण तो बच्चों के अंदर दिखते ही हैं, इसलिए इस मेथड को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगला मेथड, ये मेथड जो डिस्पर्सिव मेथड है, डिस्पर्सिव मेथड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ डीएनए का मिक्सचर होना। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, पहले डीएनए था, डीएनए को आपने खोला, एक सिंगल स्टैंड में बनाया, और आपको पता है डीएनए सिंगल स्टैंड हो नहीं सकता, तो डबल स्टैंड के लिए बाहर से कोई डीएनए आया, तो ये आपका पेरेंट का जो ब्लू वाला शो हो रहा है वो आपका पेरेंट को बता रहा है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आपको मैंने सॉरी बोल दिया है। तो फ्रेंड्स जो ये ब्लू वाला है किसको इंडिकेट कर रहा है? ये आपको पेरेंट को इंडिकेट कर रहा है। ये ब्लू वाला जो पेरेंट का है उसमें किसके मिक्स हो गए? ये मिक्स हो गए एक नए डीएनए, यानी एक पुराना डीएनए नया डीएनए, पुराना डीएनए नया डीएनए, पुराना डीएनए नया डीएनए। तो बात तो ये आई कि इस तरह से कंजर्वेटिव मेथड होता होगा, डिस्पर्सिव मेथड। लेकिन एक एग्जांपल से एक बेस पे अगर आप मैं समझाऊं आपको, मैं ये पहले बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी पेरेंट और न्यू डीएनए के मिक्सचर थे इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है फ्रेंड्स, उसका क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आधे लक्षण अलग और आधे लक्षण अलग हो, आधे यानी आधा चेहरा उसका गोरा आधा चेहरा काला हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए इस मेथड को भी एक्सेप्ट नहीं किया। यानी आधे किसी और के आधे किसी और के, ऐसा थोड़ी ना हो सकता एक ही में। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पूरा एक पेरेंट का हो जाए और ये पूरा एक नया डीएनए हो जाए, और यही किस में देखने के लिए मिला हमको? सेमी कंजर्वेटिव मेथड में देखने के लिए मिला। ये डीएनए है, डीएनए को आपने खोला और जहाँ खोला वो सिंगल स्टैंड में डीएनए आके जुड़ गए। फिर अगले स्टेप जो आया, जो नया पेरेंट डीएनए था वो आधा और एक नया आधा डीएनए आके जुड़ गया। सेम वही चीज़, पेरेंट डीएनए ब्लू से है और न्यू डीएनए रेड से है, ये आके जुड़ गए। इससे हमें समझ में क्या आया कि जो डीएनए होते हैं उसमें आधे तो पुराने डीएनए होते हैं और आधे नए डीएनए आके मिक्स हो जाते हैं। एक ही डीएनए, जो डीएनए की फोटोकॉपी होती है तो उसमें आधे डीएनए पेरेंट के होते हैं और आधे डीएनए न्यू डीएनए होते हैं, आधे न्यू और आधे पेरेंट, यानी 50% पेरेंट के डीएनए और 50% न्यू डीएनए आके मिक्स हो जाते हैं। और ये पॉसिबल ही है क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे जो अगली स्पीसीज आती है उसके अंदर आधे लक्षण, सिर्फ 50% लक्षण किसके होते हैं? पेरेंट के होते हैं, और 50% नए लक्षण होते हैं। जाहिर सी बात है ना फ्रेंड्स, बस इसलिए इस मॉडल को एक्सेप्ट किया गया। जो यहाँ मैंने ऊपर लिखा है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है उसको एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्ट कर लिया गया। और थोड़ा सा आगे इसके बारे में हम डिटेल करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू ये स्वीकार किया गया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड को, कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड पर डिपेंडेड है या मॉडल पर डिपेंडेड है। तो किसके एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ? ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल है वो किसके अकॉर्डिंग स्वीकार किया गया, किसके अनुसार बताया गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पर आधारित होता है। तो दो साइंटिस्ट थे, एक मेसलेंसन और स्टाल नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1958 के अंदर अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर दिया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है? वो डीएनए का रेप्लिकेशन बेस्ड होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड के अंदर। सेमी का मतलब आधा, आधे पिता के और आधे नए डीएनए, ठीक है। तो किसने बताया? मेसलेंसन और स्टाल नामक साइंटिस्ट ने 1958 में, यानी डीएनए की खोज के बाद। डीएनए की खोज हो गई थी 1953 में, क्योंकि डीएनए की खोज वाटसन क्रिक ने की थी। उन्होंने कई अच्छे एडवांस चीज़ें बताई थी डीएनए के बारे में, डीएनए के साइज़ के बारे में बताया था। और जो साइंटिस्ट है वो ये सब साइज के बारे में नहीं बता पाए थे। उन्होंने डीएनए बताया कि डीएनए यहाँ पाया जाता है, डीएनए वहाँ पाया जाता है, लेकिन एक फिक्स साइज उन्होंने नहीं बता पाया, ठीक है। और फिक्स साइज किसने बताया? वाटसन और क्रिक ने बताया, इसलिए उनको क्या बोल दिया गया? फादर ऑफ डीएनए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने क्या क्या यूज किया? पहली चीज़ तो उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, जो आपके एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, आपको पता होगा, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म एस्केरिया कोलाई होता है। फिर उन्होंने क्या किया? इस एस्केरिया कोलाई के अंदर आपको पता होना चाहिए जो नेचुरल डीएनए होता है, जो डीएनए नया डीएनए होता है, उसके अंदर जो हमारे अंदर डीएनए उसके अंदर उसका आइसोटोप कितना होता है? नाइट्रोजन 14, यानी 14 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आइसोटोप 14 होना चाहिए। नेचुरली जो होता है नाइट्रोजन 14 होता है, ठीक है। लेकिन जो ई कोलाई का लिया बैक्टीरिया, उन्होंने उसके अंदर क्या डाल दिया? उन्होंने उसके अंदर इंजेक्ट किया बाहर से, उसके
जो डीएनए उसमें क्या इंजेक्ट कर दिया, नाइट्रोजन 15 जो एक हैवी आइसोटोप था, कैसा था, बहुत भारी आइसोटोप था, उसको डाल दिया। ये लाइट आइसोटोप था N14 जो नेचुरली सभी के डीएनए में पाया जाता है, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या डाला उस डीएनए के अंदर, ई कोलाई के डीएनए के अंदर नाइट्रोजन 15 डाल दिया, जो एक हैवी आइसोटोप था, भारी संभारिक था, ठीक है। और उन्होंने क्या यूज किया, पहली चीज़ तो ई कोलाई, दूसरी नाइट्रोजन आइसोटोप, और तीसरा सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड को क्यों यूज किया मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि मेस्लेंसन और स्टाल ने 3 चीज़ यूज की। पहले ई कोलाई बैक्टीरिया, नाइट्रोजन का 15 आइसोटोप और सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड जो है ये डेंसिटी के बारे में बताता है। कैसे, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले आप एक्सपेरिमेंट जान जाइए कैसे हुआ। देखिए, अगर आप गेस करिए, अगर वो नाइट्रोजन 15 ना लेता, आइसोटोप ना लेता, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, नाइट्रोजन 14 होता है ना, यानी लाइट आइसोटोप होता है। तो जो अगर नाइट्रोजन 14 होता, जो अगली पीढ़ी में हमें कैसे पता चलता कि पिता से कौन आया और नया डीएनए से कौन सा आया, हमें पता ही नहीं चलता कि पिता से कौन सा डीएनए आया और माता से कितने %, मतलब पिता से कितने % डीएनए मिले और नया डीएनए कितना % आया, वो हमको पता नहीं चलता। इसलिए उसने क्या किया, मेस्लेंसन और स्टाल ने, जो पेरेंटल डीएनए था, ये पूरा जो ब्लू से है पूरा पेरेंटल डीएनए है, इस पेरेंटल डीएनए के अंदर क्या, ये किसका पेरेंटल डीएनए है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया का है। आपको याद रखना है कि मेस्लेंसन और स्टाल ने ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज किया था। तो इन्हीं के इसमें पेरेंटल डीएनए उन्होंने क्या इंजेक्ट कर दिया, नाइट्रोजन 15 आइसोटोप इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसको खोलने के लिए डीएनए हेलिकेज एंजाइम यूज होता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब आपको रेप्लिकेशन की प्रोसेस बताई जाएगी। तो इन्होंने इसको खोला। अब ये किस शेप का दिख रहा है, वाई शेप दिख रहा होगा आपको, ऐसा शेप दिख रहा है ना, वाई शेप दिख रहा होगा, उल्टा वाई दिख रहा होगा, सीधा कर दीजिए आप, वाई शेप बोल दीजिए। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब इसका प्रयोग कराया, जैसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए खोले उन्होंने, तो यहाँ से कुछ नए डीएनए आके यहाँ जुड़ गए, नए डीएनए आए और इस सिंगल स्टैंड में जुड़ के इसे डबल बना दिया। अब इस डबल डीएनए को यहाँ से हटा दीजिए, ऊपर वाला हटा दीजिए, इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो उसमें हमने क्या देखा, जो डीएनए बना था उसमें जो पेरेंटल डीएनए था वो नाइट्रोजन 15 था, और जो नया डीएनए आया वो नेचुरली था। नेचुरल के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन 14। तो इसमें हमें समझ में क्या आया, दोनों देखिए, जो पेरेंटल था उसमें हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने पेरेंटल नाइट्रोजन आइसोटोप 15 यूज किया था पेरेंटल डीएनए के अंदर, और जो नया डीएनए आया वो नेचुरली फॉर्म में था, उसके अंदर नाइट्रोजन 14 आइसोटोप प्रेजेंट था। तो हमें समझ में क्या आया, जो डीएनए जब अपनी फोटोकॉपी बनाता है तो 50% कैरेक्टर किसके जाते हैं, पेरेंट के, और 50% डीएनए न्यू डीएनए होते हैं। इसके थ्रू हमें पता चल गया, यानी 50% का इसमें पेरेंट के और 50% न्यू डीएनए की। अगर यहाँ पे मान लीजिए मेस्लेंसन और स्टाल नाइट्रोजन 14 लेते तो हमें पता कैसे चलता कि भैया डीएनए पेरेंट का कौन है और क्या बोलते हैं न्यू डीएनए कौन सा है, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए उसने थोड़ा अलग दिखाया ताकि हमको समझ में आ जाए कि कितने % डीएनए का है, क्योंकि आधे कौन से हैं, आधे पेरेंट के और आधे, या अगर इसको आप पूरा 100% का रेशियो ले रहे हैं तो 100% रेशियो में आधे नाइट्रोजन 15 आइसोटोप और आधे नाइट्रोजन 14, यानी 50% पेरेंट का, 50% नया डीएनए गया। इसलिए हम इसे क्या बोल दिए कि सेमी कंजर्वेटिव, यानी आधे आधे लक्षण दोनों के गए, इसलिए हम सेमी शब्द यूज करते हैं। सेमी कंजर्वेटिव, आधे आधे लक्षण दोनों के संरक्षित हो गए, ठीक है। और अगली चीज़ सीजियम क्लोराइड के बारे में हम जानिए, क्योंकि मेस्लेंसन और स्टाल ने सीजियम क्लोराइड क्यों यूज किया, हमें समझ में आया ई कोलाई यूज किया, उसका डीएनए को निकाला होगा, इसलिए ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया, क्योंकि ई कोलाई बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जितनी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस पढ़ेंगे सब में आपको ये मिलेगा। लेकिन उन्होंने नाइट्रोजन 15 यूज किया, वो भी हमें पता चल गया। सीजियम क्लोराइड कैसे यूज किया भाई, ये तो हमें पता ही नहीं चला। इसके बारे में हम जानते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था सीजियम क्लोराइड यूज करने का। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी जनरेशन होगी उसमें जो पेरेंटल डीएनए होगा वो सिर्फ 50% ही जाएगा, आपको पता होना चाहिए, और 50% नया डीएनए आएगा। ये नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरेंटल डीएनए जो होता है वो कितना % अगली जनरेशन में जाता है, उसमें आपको बताना है 50%, कि ओनली 50% ही ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में। चलिए आइए हम जान जाए इसका उद्देश्य क्या था सीजियम क्लोराइड का यूज करने का, मेस्लेंसन और स्टाल का। उन्होंने ये जो सीजियम क्लोराइड है, मैंने आपको बताया कि ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेड होता है। आपको अगर मैं ये बोलूँ कि मान लीजिए एक छोटा सा आप कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें आप पानी डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, पूरा उस बर्तन को पानी से भर दीजिए, उसके ऊपर 2 बूंद पानी डाल, 2 बूंद तेल डाल दीजिए। अब बताइए पानी ऊपर दिखेगा कि तेल ऊपर दिखेगा। सीजियम क्लोराइड
पानी ऊपर दिखेगा कि तेल, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे। यानी पानी बहुत ज़्यादा है, यानी पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए पानी नीचे होगा, और तेल की डेंसिटी बहुत कम है इसलिए तेल ऊपर होगा। सीजियम क्लोराइड भी सेम यही है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया गया, टेस्ट ट्यूब में सीजियम क्लोराइड, जो ये ड्रॉप दिख रहा है आपको, ये सीजियम क्लोराइड को इंडिकेट कर रहा है। तो उन्होंने सीजियम क्लोराइड डाला, और सीजियम क्लोराइड के पास एक पावर होती है, वो क्या होती है, जो उसके जो लो डेंसिटी होती है, जितने भी लो डेंसिटी वाले मटेरियल होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, और जितने ही हाई डेंसिटी वाले मटेरियल होंगे वो नीचे की तरफ। कैसे? जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो नीचे, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो तैरेगा ऊपर, ठीक है। लेकिन जो मीडियम साइज आ जाएंगे वो बीच में अटके रहेंगे, जो मीडियम साइज आएंगे वो बीच में। अभी इतना आप समझिए, मैं आपको थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा था। जब उन्होंने प्रयोग किया, मिस लेंसन और स्टाल ने जब प्रयोग किया अपना, तो उन्होंने प्रयोग में क्या देखा, उन्होंने अपने प्रयोग में क्या देखा, एक उन्होंने हैवी आइसोटोप लिया, एक लाइट नेचुरली आइसोटोप, हैवी आइसोटोप और नेचुरली आइसोटोप। इनमें आपको पता होना चाहिए दोनों भारी, इन दोनों में से भारी कौन सा नाइट्रोजन होगा। जाहिर सी बात है यही, ये इसके पास 15 है, ये 14, ये भारी होगा, ये थोड़ा लाइट होगा। अगर ये वाला नाइट्रोजन 15 है तो जो सीजियम क्लोराइड की सॉल्यूशन है उसके अंदर नाइट्रोजन कहाँ दिखेगा, भारी हैवी नाइट्रोजन कहाँ दिखेगा, ये हैवी, क्योंकि हैवी चीज़ जो सीजियम क्लोराइड के बेस पे जाके बैठ जाती है, और बहुत ज़्यादा हैवी होगी एकदम नीचे जाके बैठ जाएगी। तो नाइट्रोजन 15 यूज किया तो नाइट्रोजन 15 कहाँ दिखेगा, नीचे आपको दिखना चाहिए, नीचे, सबसे नीचे। अगर केवल नाइट्रोजन 15 वाले, अगर केवल पेरेंटल डीएनए ऐसे होते, केवल पेरेंटल डीएनए, बाहर से कोई नया डीएनए नहीं आता, तो ये चीज़ कहाँ जाके बैठ जाती, नीचे। लेकिन अगर ये पेरेंटल डीएनए आपस में मिल जाते, एक आपको कंजर्वेटिव मेथड के हिसाब से बताया जा रहा है, कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता था, पेरेंट के डीएनए आपस में और नए डीएनए आपस में मिलते थे, है ना। अगर ये पेरेंट के डीएनए होते तो नीचे जाके बैठ जाते, अगर इसमें आइसोटोप 915 होता है, N15, तो नीचे जाके बैठ जाते। और अगर यही N14 का नाइट्रोजन होता, डीएनए के अंदर N14 होता, यानी लाइट डेंसिटी हल्की होती, तो ये कहाँ चले जाते, ऊपर चले जाते। लेकिन आपको मिला क्या, सेमी कंजर्वेटिव में हाइब्रिड मिले, आपको हाइब्रिड डीएनए मिला। हाइब्रिड डीएनए मीन्स, हाइब्रिड एक नया यूनिक शब्द है। हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग, एक पेरेंट से मिला और एक नया डीएनए आया, हाइब्रिड हो गया ना। मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल के लॉ में आपने पढ़ा था हाइब्रिड क्या होता है, दो अलग, एक लंबेपन का लक्षण, एक बौनेपन का लक्षण। जब दो लक्षण एक साथ होते हैं, बौना लंबा दोनों, इसी को आप हाइब्रिड बोल देते हैं। बस ये हाइब्रिड, ये भी तो हाइब्रिड हो सकता है इस तरह, क्योंकि एक पेरेंट का डीएनए है और एक न्यू डीएनए है, ये भी हाइब्रिड हो गया। बस जो हाइब्रिड होगा, जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा है, सीजियम क्लोराइड के अंदर जो डीएनए बना, उसको जब सीजियम क्लोराइड के अंदर डाला तो वो ना ही ऊपर गया ना ही नीचे गया, सबसे वो कहाँ गया, जाकर बीच में अटक गया। क्यों? क्योंकि वो हाइब्रिड था, वो ना ही ज़्यादा भारी था ना ज़्यादा हल्का था। हल्का कब होता, जब दोनों ही डीएनए के जो स्टैंड है N14 के होते, तब हल्का होता तो कहाँ जाके, ऊपर जाके बैठ जाता। और हल्के से हमें क्या पता चलता कि जो नए डीएनए हैं सिर्फ वही आके जुड़े हैं, अगले स्पीसीज में एक भी पेरेंटल डीएनए ट्रांसफ़र नहीं होता। हम ये समझते, अगर ऊपर जाके सीजियम क्लोराइड की ऊपरी लेयर में जाके बैठता, डेंसिटी हल्की होती तो ऊपरी लेयर, और यदि ये जो नया डीएनए बना वो अगर नीचे जाके बैठता, नीचे बेस पे जाके बैठता, तो हम ये समझ जाते कि जो हमने पेरेंट का डीएनए नाइट्रोजन 15 लिया है, तो जो नया डीएनए बना उसके अंदर सिर्फ पेरेंट के कैरेक्टर जाएंगे, नया डीएनए के कैरेक्टर बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर वो नीचे बैठता तब, ये हम समझ जाते, क्योंकि हैवी दोनों जो नाइट्रोजन के स्टैंड है दोनों N15 वाले हो जाते, इसलिए वो कहाँ जाके बैठ जाते, नीचे। लेकिन हमारे में बना क्या, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि हमारे में बना क्या। एक हमारा N15, एक N14, यानी दो हाइब्रिड बने, यानी मीडियम, ना ही ज़्यादा भारी ना ही ज़्यादा हल्के, यानी मीडियम कहाँ जाके बैठ गए, बीच में। इससे उसने क्या बोला, मिस लेंसन और स्टॉल ने ये बताया कि जो डीएनए होते हैं, जो डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं, उसमें 15%, जो रेड ऊपर दिख रहा है नीचे ब्लैक दिख रहा होगा, नीचे ब्लू, जो 15% क्या होते हैं, नए डीएनए, और 15% आपके होते हैं पेरेंट के डीएनए। वो कहाँ जाके बैठ गए, बीच में जाके बैठ गए। ऊपर जाके बैठते तो हम समझ जाते कि भैया केवल नए डीएनए आए हैं, पेरेंट के मिक्स हुए ही नहीं। और जाके नीचे जाके बैठते तो हम ये बोलते कि भैया सिर्फ पेरेंट के डीएनए आए हैं, नए डीएनए एक भी मिक्स नहीं हुए। लेकिन जब वो सॉल्यूशन डीएनए कहाँ जाके बैठा, बीच सेंटर में, सीजियम क्लोराइड के बीच सेंटर में। और बीच सेंटर हमें ये बताता है कि डेंसिटी दोनों तरफ से बराबर है, मीडियम साइज है, हाइब्रिड कैरेक्टर। ठीक है, छोटी सी नॉलेज थी जो मैंने आपको दे दी। अब आपको एक चीज़ और नॉलेज दे दूँ। आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेल के अंदर कितने प्रकार का होता है। दो तरह, जैसे आप जानते हैं, दो तरह की सेल होती हैं। एक सेल को आप बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। फॉल्स न्यूक्लियस
जो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है, और यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है। आप इतना जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उनके अंदर जो डीएनए होता है ना, वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। वो गोली एक गोलाकार का होता है, यानी गोली डीएनए होता है, जो क्या बनाता है, जो थीटा मॉडल बनाता है। जो डीएनए का जब वो होता है, क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, तो कैसा रेप्लिकेशन होता है, थीटा मॉडल के बेस पे होता है। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो रेखीय क्रम में होता है, यानी एक रेखा के क्रम में होता है, ऐसे रेखा के क्रम में, ये एक रेखा के क्रम में होता है, ठीक है, एक रेखीय क्रम में होता है। लेकिन जो उसका मॉडल बनता है, जो जब हम डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, डीएनए की फोटोकॉपी बनाते हैं, जो मॉडल बनता है वो किस वाई शेप मॉडल बनता है, वाई शेप का मॉडल बनता है। और प्रोकैरियोटिक में थीटा शेप का बनता है। अगली चीज़, थीटा शेप कैसे, मान लीजिए आपका डीएनए है, जो आपको ब्लू से इंडिकेट कर रहा हूँ वो डीएनए है। डीएनए को आपने बीच से काटा, बीच से आपने डीएनए को कट किया, उसके बाद क्या किया आपने, डीएनए को जहाँ से कट गया उस जगह आपने क्या कर दिया, वो ले आया आपने एक नया डीएनए जाके, जो एक नया, ये जो आपका ब्लू से इंडिकेट है, जो आपको ब्लू दिखा रहा है, वो क्या बता रहा है, ये पेरेंटल डीएनए है। बीच से आपने कट किया, कट करने के बाद बाहर से नया डीएनए आया और जाके जुड़ गया, क्योंकि अभी तो डबल है, जब आपने बीच से काट दिया तो आधे आधे हो गए, एक एक हो गए, और डीएनए सिंगल स्टैंड तो हो नहीं सकता, डबल स्टैंड होगा, जाके रेड भी जाके सिंगल स्टैंड में जाके जुड़ गए। दोनों तरफ से दो जगह जुड़े, एक ऊपर एक नीचे, जिससे दो अलग अलग तरह के डीएनए की, एक डीएनए से दो डीएनए जाके बन गए, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगी। तो किस शेप में हो रहा है, थीटा आप ऐसे लिखते हैं ना फ्रेंड्स, थीटा आप ऐसे लिखते हैं, ये देखिए इस शेप में आपको दिख रहा होगा, इसलिए हम बोलते हैं थीटा मॉडल। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर होता है वो वाई शेप्ड होता है। आपको यहाँ पे पहले मैंने आपको बता दिया, वाई शेप्ड होता है डीएनए, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे, ये देखिए दिख रहा होगा, जब आपने दोनों बेस पेयर को अलग किया और जाके नया डीएनए जाके जुड़ गया तो थीटा मॉडल बना लिया। छोटी सी चीज़ है बस। अब मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।